अच्छा जी, बात करते हैं आज डेंगू फीवर की। फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट है और उसको संडे को डेंगू फीवर हुआ है, तो इसमें अगर आप ऐड करेंगे 6 दिन, तो ये आ जाएगा सैटरडे। यानी कि अगर किसी को संडे को डेंगू फीवर हुआ है तो उससे 6 दिन बाद यानी कि सैटरडे वाले दिन उसको ये सिम्टम्स उसके खुद ब खुद ही रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल बात करते हैं, आपके पास एक है पानी का बीकर। फर्ज करें ये पानी का बीकर है और इसके जो बेस है, जो इसका पैंदा है, उसमें अगर छोटे छोटे सुराख हैं तो होगा क्या, अगर आप इसमें पानी डालेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, ये पानी यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। तो डेंगू फीवर में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। आपकी जो खुराक सॉरी आपकी जो खून की नाली है, फर्ज करें ये आपकी खून की नाली है, तो इसमें क्या होता है, इसमें छोटे छोटे सुराख बनना शुरू हो जाते हैं। फर्ज करें ये छोटे छोटे सुराख हैं जो इसमें बनना शुरू हो गए हैं। अब ये छोटे छोटे सुराख बन गए हैं तो इसमें से क्या होगा, इसमें जो खून के सबसे जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, वो आहिस्ता आहिस्ता इससे बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। इन पार्टिकल्स को हम नाम दे देते हैं प्लेटलेट्स का। अच्छा, खून में जो प्लेटलेट्स हैं वो बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। अब फर्ज करें पहले दिन आपके प्लेटलेट्स थे 170, तो दूसरे दिन डेंगू बुखार के दूसरे दिन वो 150 रह जाएंगे मिसाल के तौर पर। तीसरे दिन वो रह जाएंगे 100 रह जाएंगे, 75 रह जाएंगे। ठीक है, वो मतलब छठे दिन पहुंचते पहुंचते वो 50 तक रह जाएंगे। अच्छा, जब छठे दिन पे आप जाएंगे और वो 50 तक रह गए हैं, तो उसके बाद क्योंकि ये वायरल इलनेस है और ये सेल्फ लिमिटिंग है, तो उसके बाद ये खुद ब खुद ही ये बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब मरीज जो उनसे होते हैं वो बाज़ कई टोटके कर रहे होते हैं, कोई पत्ते खा रहा है या कोई इस तरह के फ्रूट इस्तेमाल कर रहा है, तो वो ये समझते हैं शायद ये टोटके वर्क कर रहे हैं। हालांकि जो प्लेटलेट्स होते हैं वो खुद ब खुद ही छठे दिन वो उनका लेवल जो उनसे होता है वो अप होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये वायरल इलनेस है और वो सेल्फ लिमिटिंग है। अच्छा, प्लेटलेट्स बाहर आना शुरू हो गए। अच्छा, इन प्लेटलेट्स के साथ साथ क्या होता है कि खून की नालियों में मौजूद जो पानी होता है ना, वो भी बाहर आना शुरू हो जाता है। अब ये एक वरीसम चीज है। अगर खून की नालियों में पानी जो बाहर आना शुरू हो गया तो उससे क्या होगा, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगी, यानी कि पानी की कमी हो जाएगी। डिहाइड्रेशन की वजह से फिर वहां पे अल्सर बनना शुरू हो जाते हैं। अब अल्सर अगर बनेंगे तो वो ब्लीड करेंगे, और डेंगू के पेशेंट्स में जो अल्सर्स होते हैं वो ब्लीड होना शुरू हो जाते हैं। और खासकर जो डेंगू के पेशेंट्स होते हैं उनके जो अल्सर होते हैं वो ज़्यादा ब्लीड करते हैं। क्यों ज़्यादा ब्लीड करते हैं? क्योंकि उनमें प्लेटलेट्स की कमी होती है। प्लेटलेट्स का काम होता है खून को जमा के रखना। अब जब प्लेटलेट्स कम है तो अल्सर जो उनसे होंगे वो ज़्यादा ब्लीड करेंगे, क्योंकि खून में जमने की सलाहियत ऑलरेडी कम है। ठीक हो गया। तो इस सूरत में ये जो सा होता है, पानी की कमी को फिर हम मॉनिटर करते हैं। अब पानी को मॉनिटर करने के लिए हम पेशेंट का ब्लड प्रेशर लेते हैं। ब्लड प्रेशर अगर पेशेंट का कम आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट में एक पानी की कमी ऑलरेडी पाई जा रही है। दूसरा, जो पानी की कमी को मॉनिटर करने के लिए जो चीज़ हम मेजर करते हैं वो होता है पेशेंट का यूरिन। अगर तो पेशेंट को एक एडिक्वेट अमाउंट में यूरिन आ रहा है, यानी कि उसका वो पेशाब बन रहा है, तो ये एक अच्छा साइन है। और अगर उसका पेशाब बनना बंद हो गया तो ये एक डेंजर साइन है। इस सूरत में फौरन आपको ना हॉस्पिटल से रजू करना चाहिए। या अगर उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो गया तो इस सूरत में भी पेशेंट को हॉस्पिटल से रजू करना पड़ता है। हॉस्पिटल में फिर हम उसका पल्स प्रेशर भी मॉनिटर करते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि कुछ लोग समझते हैं कि प्लेटलेट्स को जो उनसे है ना हमने मॉनिटर करना है, या कुछ पेशेंट्स ये समझते हैं। हालांकि ये गलत है। सबसे ज़्यादा जो जानलेवा चीज़ होती है वो होती है पानी की कमी। तो इसमें हमने पानी की कमी को मॉनिटर लाजमी करना होता है, और उसके जो मॉनिटरिंग के पैरामीटर्स हैं ब्लड प्रेशर और यूरिन। अगर ब्लड प्रेशर कम है और पेशेंट का पेशाब नहीं बन रहा तो ये एक वरीसम चीज़ है। इस सूरत में आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पेशेंट की रिहाइड्रेशन, यानी कि पेशेंट में पानी की कमी आपने नहीं होनी देनी, उसको डिहाइड्रेशन से बचाना है। प्लेटलेट्स अगर कम है तो वो ग्रेजुअली खुद ब खुद छठे दिन बाद वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर पेशेंट में ब्लीडिंग स्टार्ट होगी है पानी की कमी की वजह से,
क्योंकि पानी की कमी की वजह से अल्सर्स बनेंगे और उसी की वजह से ब्लीडिंग होगी। तो ये एक जानलेवा चीज़ होती है। तो इसमें हमने रीहाइड्रेट करना, पेशेंट को पानी देना होता है, उसको डिहाइड्रेशन से बचाना होता है। प्लेटलेट्स की कमी को मॉनिटर करने के लिए हम उसमें सीबीसी भी करवाते हैं। लेकिन डेंगू का जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है दैट इज NS1 एंटीजन, कुछ लोग उसको DS भी बोलते हैं, डेंगू स्पेसिफिक एंटीजन होती है, वो करवाते हैं। वो शुरू दिन से ही जिन पेशेंट्स को डेंगू होता है उनमें ये वाला टेस्ट जो सा होता है ना, ये पॉजिटिव होता है। तो ये उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट है। अच्छा, डेंगू के चूंकि एक वायरल इलनेस है तो इसको कंट्रोल करने के लिए कोई वैक्सीनेशन नहीं है, कोई इसकी कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं है, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। जस्ट इसी बेस पे जो इसके मॉनिटरिंग पैरामीटर्स होते हैं, इसी बेस पे हमने पेशेंट को अस्पताल में रख के मॉनिटर करना होता है। और ये वायरल इलनेस खुद ब खुद ही अपना टाइम लेके 6 दिन बाद 7 दिन बाद वो ठीक हो जाती है। इसमें जस्ट हमने पेशेंट को ये शॉक से बताना होता है, यानी कि उसका ब्लड प्रेशर और यूरिन ये हमने किसी सूरत उसको कम नहीं होने देना होता। अच्छा, अब चूंकि डेंगू की बीमारी आजकल बड़ी आम है, अस्पताल बड़े पड़े हैं और लोगों में एक खौफो हरास की कैफियत है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो बराए करम इसको लोगों के साथ शेयर करें। और अगर आपको या आपके जानने वालों को या अजीज़ों को कोई इस तरह का कोई मसला, कोई डेंगू का इशू है तो काइंडली वो डॉक्टर से कंसल्ट लाजमी करें।